हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 17th ऑफ मार्च 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली न्यूज़ है, ये नीति आयोग एक प्रिपेयर कर रहा है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो उसी से रिलेटेड है। देन यहाँ पे बंडल फॉर प्राइवेटाइजेशन 7 एयरपोर्ट्स मेकिंग लॉसेस। ठीक है, तो रिसेंटली क्या किया था, अहमदाबाद को लीज आउट कर दिया था। अभी मैंगलोर एंड जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट्स को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे लाने की बात की जा रही है एएआई के द्वारा। ठीक है, सो एएआई के बारे में देख लेते हैं क्या है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इन्होंने आइडेंटिफाइड किया है 7 एयरपोर्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। और ये 1995 में फाउंड की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। और ये एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एटीएम सर्विस भी प्रोवाइड करती है ओवर इंडियन एयर स्पेस एंड एडजॉइनिंग ओशियनिक एरियाज। तो अभी ये 125 एयरपोर्ट्स इंडिया में ऑपरेट करती है। एंड इसमें 18 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 7 कस्टम एयरपोर्ट है। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस 1995 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। चाइना वीज़ा राइडर टू इंडिया एंड 19 अदर कंट्रीज फर्स्ट टेक चाइनीज एप्स। तो चाइना ने अभी रिसेंटली, बीजिंग ने ये मैंडेटरी किया है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, मतलब इन्होंने बोला है कि हमने अभी इंडिया के लिए ऐसा नहीं किया है। हमने ऑलरेडी 19 कंट्रीज़ के लिए पहले कर चुका है कि उनको चाइनीज़ मेड जो वैक्सीन है, कोविड-19 की वैक्सीन, वही एंटर कर पाएंगे चाइना में। ठीक है, तो ये मैंडेटरी हो जाएगा इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। दिस कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि इंडिया में जो चाइनीज़ मेड वैक्सीन्स है ये अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चाइना की साइड से जो चाइनीज़ एम्बेसीज और कॉन्सुलेट है उन्होंने किया है। बोरिस जॉनसन ने ये प्रॉमिस किया है कि वो इंडिया में G7 समिट से पहले, मतलब यहाँ पे आएंगे। G7 समिट होगी जून में। ठीक है, जहाँ पे इंडिया को भी इन्होंने इनवाइट किया है। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 समिट में इनवाइट किया। इस बार वो जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो इसको भी होस्ट कर रहा है यूके। ठीक है, तो अभी ये बोल रहे हैं कि पहले ये आएंगे। अभी रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी यही थे, लेकिन ये नहीं आ पाए थे। उस टाइम पे कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ था यूके में, इस वजह से। ठीक है, तो G7 कंट्री इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस पर एक आर्टिकल भी पढ़ा था G7 से रिलेटेड। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ने इनवाइट किया है। G47 G7 समिट होगी है। ठीक है, 47th होगी। एंड जो और हमारे इंडिया के अलावा जो दूसरी गेस्ट कंट्रीज़ हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, एंड आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग। अब यूके से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं क्योंकि यूके ही एक ऐसी कंट्री है P5 मेंबर की, जो परमानेंट 5 हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, आपको बताया कि उसमें 15 मेंबर हैं, तो 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है, बाकी 5 जो 5 होते हैं उनको P5 मेंबर बोला जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में सीट के लिए इंडिया के लिए बात की थी, जो G7 समिट 2005 में हुई थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम। द प्रपोज्ड समिट विल बी द फर्स्ट इन पर्सन G7 समिट ऑलमोस्ट 2 years। और इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो हेल्प करे टू द वर्ल्ड बिल्ड बैक बेटर फ्रॉम द कोरोना वायरस एंड क्रिएट अ ग्रीनर मोर प्रॉस्परस फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे G7 की बात की जा रही है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड दिस ब्लॉक्स मीट्स एनुअली टू डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी। इनका कोई भी ऐसे फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो जो डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं वो समिट में, एनुअल समिट जो भी होती है वो लीडर्स पे नॉन बाइंडिंग होती है। ठीक है, कोई भी इनका हेडक्वार्टर नहीं है फिक्स्ड। ठीक है, और ये मेंबर जो है इसके इंडस्ट्रियलाइज डेमोक्रेसी जो है फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके एंड USA एंड कनाडा। ठीक है, तो ये सब हैं इसके। आप इसका एक्रोनिम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेरी थोड़ा गला आज ज़्यादा ख़राब हो गया तो मैं एडिटोरियल्स नहीं करा पाऊँगी, सो जस्ट ब्रीफली हम देख लेंगे।
तो इसको पहले रशिया 1997 में था, तो G8 इसको बोला जाता था, लेकिन क्रीमिया के एक्सेशन के बाद, मतलब यूक्रेन में जब एक्सेशन किया तो इनको एक्सपेल कर दिया गया था इनकी मेंबरशिप 2014 में, तो तब से ये G7 ही है। ठीक है, बाकी और ज़्यादा डिटेल्ड में है तो ये बाद में हम देखेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। और जो FATF है वो भी इन्हीं का ही एक इनिशिएटिव है। तो डेज आफ्टर बॉर्डर ट्रूस, इंडिया होस्ट पाकिस्तान इक्वेस्टेरियन टीम इन नोएडा। तो अभी रिसेंटली हमने जब इंडिया और पाकिस्तान ने रीअफर्म किया है कि जो कमिटमेंट है कि उस पर अडहर रहेंगे टू स्ट्रिक्टली टू अ सीज फायर अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो यहाँ की जो पाकिस्तान की स्पोर्टिंग टीम है वो इंडिया में आ रही है मल्टी कंट्री इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मंडे को, क्वालिफाइंग मैचेस फॉर द इंटरनेशनल टेंट पेगिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप। ठीक है, तो इसमें आ रही है। देन नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पे कुछ IPC के सेक्शन है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं क्योंकि इस तरीके के केस होते हैं। तो ये एक जर्नलिस्ट है वरुण हीरामत, तो इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट रेप के केसेस चार्ज हुए थे। ठीक है, ET में ये एडिटर थे, इकोनॉमिक्स टाइम्स में। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन्स कंप्लेंट एंड FIR अंडर IPC सेक्शन 376 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप, एंड 342 में क्या होता है, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एंड 509 में वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेसिटी ऑफ अ वुमेन। ठीक है, कि वुमेन की गरिमा को आप किसी शब्दों से, किसी हाव भाव से क्या कर रहे हो, इंटेंड कर रहे हो कि मतलब आउटरीच कर रहे हो मॉडेसिटी ऑफ अ वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, न्यू स्टडी रैंक्स दिल्ली एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। और जो ये जो रैंकिंग दी गई है ये किसने दी है, वर्ल्ड एयर स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर, तो इन्होंने जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ये रिलीज़ किया है, और इसमें ये बोला गया है कि दिल्ली हैज़ बीन रैंक एज द वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड कैपिटल ये है, और इंडिया का 3rd नंबर है। ठीक है, वर्स्ट एयर क्वालिटी आउट ऑफ 106 कंट्री इन 2020। तो यहाँ पे क्या है, जो 2019-20 में एयर पोल्यूशन इन इंडिया इज स्टिल डेंजरसली हाई, इंडिया कंटिन्यूज टू डोमिनेट एनुअल PM 2.5 रैंकिंग्स बाय सिटी। ठीक है, अब इंडिया में जो एयर पोल्यूशन का मेजर सोर्स है उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जो बायोमास बर्निंग होती है, मतलब जो कुकिंग है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। ठीक है, इंडस्ट्री है वहाँ से, फिर कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, या फिर वेस्ट बर्निंग एंड एपिसोडिक एग्रीकल्चर बर्निंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और PM 2 point refers to the ambient airborne particles of size 2.5 micrometers that are emitted from various sources are linked to negative health effect। जैसे इससे बहुत सारे नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट हो जाते हैं, रिस्पायरेटरी इलनेसेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी। ठीक है, एंड दिल्ली जो है वर्ल्ड की 2nd मोस्ट पॉपुलस सिटी बन गई है, लोकेटेड साउथ ईस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर ब्रेड बास्केट। तो यहाँ पे जो है अभी 20% to 40% जो दिल्ली की एयर पोल्यूशन है वो ओरिजिनेट होती है पंजाब के फार्म फायर से। ठीक है, जो बर्निंग वहाँ पे होती है वहाँ से ये होती है मेनली। और अगर बात करें हम बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़, इंडिया, ईरान, नेपाल are still the only South Asian countries with domestic government monitoring networks reporting real time data on the public। ठीक है, बाकी और कंट्रीज़ क्या है साउथ एशिया में, ऐसे पब्लिक भी नहीं होते। देन यहाँ पे NCT बिल के बारे में है कि जो अभी रिसेंटली जिस पे अभी मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिल्ली के CM प्रोटेस्ट करेंगे जो इंट्रोडक्शन है नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल का। और ये बिल मतलब क्या करता है, पहले से ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब ये 2018-19 की जजमेंट में बोला था कि केवल क्या करेंगे, जो मतलब लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर और पुलिसिंग से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, इश्यूज होंगे जो भी, तो उसको LG देखेंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन अभी जो ये बिल आ जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा पावर जो होंगी वो किसको मिल जाएंगी, LG को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये किस में सेक्शन, कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट करेंगे, जो 1991 का NCT एक्ट था उसके सेक्शन 21, 24, 33 एंड 44। और यहाँ पे इसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी की दिल्ली मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ठीक है, एंड
डिस्क्रिशनरी पावर्स ये मिल जाएंगी एलजी को, इवन इन मैटर्स वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज। मतलब पहले ये होता था बाकी की सारी चीज़ें तो वो देखते थे ना, लेकिन अब लेजिस्लेटिव के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस हैं तो उनको भी मतलब टाइमली बेसिस पे 15 और 1 हफ्ते के अंदर उनको भेजना होगा, किसको, एलजी को। ठीक है, जब एलजी अप्रूवल देंगे तो तभी उनको क्या करना होगा, उसको आगे कंटिन्यू करना होगा, नहीं तो उसे ड्रॉप करना होगा। और अभी अगर बात करें हाउ इज़ दिल्ली करेंटली एडमिनिस्टर्ड, तो दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर एंड इट केम इनटू बीइंग अ 1991 अंडर आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड बाय जो 66th अमेंडमेंट एक्ट था 1991 का, तो उसके थ्रू अभी ये होती है। अब यहाँ पे क्या है, अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब जितने भी मैटर्स हैं एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, तो इससे रिलेटेड सारे मैटर्स पे उनकी पावर होती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इसी चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पूरी तरीके से जो इनका ड्रीम था एक फुल स्टेटहुड का, है ना, अपने मैनिफेस्टो में और कैंपेन में बार बार, मतलब आप आम आदमी पार्टी का यही मेन था कि फुल स्टेटहुड मिलेगा दिल्ली को, तो वो तो बहुत दूर ही दिख रहा है होता हुआ। देन यहाँ पे ये आर्टिकल हैं तो ये आप एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है, ये अच्छा आर्टिकल है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्रूशल टू एंड सीरियन वॉर, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के स्पेशल इन्वॉय जो हैं सीरिया में, तो उनका ऐसा कहना है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है सीरिया का जो 10 साल का जो वॉर है, और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक न्यू फॉर्मेट इस्टेब्लिश किया जाए, जितने भी सारे की नेशंस हैं जिनका इन्फ्लुएंस है इन कॉन्फ्लिक्ट में, तो वो एक साथ आए साथ, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, रशिया, ईरान, टर्की, अरब स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी सीरियन गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स मार्क 10 years सिंस द स्टार्ट ऑफ द अपराइजिंग। किसके अगेंस्ट में है ये अपराइजिंग, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है बशर अल असद, है ना, रूल इन इदलिब, तो यहाँ पे इदलिब में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल बोल्सनारो ने अपना कोविड-19 पैंडमिक के टाइम से ही चौथे हेल्थ मिनिस्टर बदल लिए हैं, और श्रीलंका ने ये बोला है कि श्रीलंका विल नॉट रश थ्रू बुर्का बैन, है ना, तो इतने जल्दी वो नहीं करेंगे अभी बुर्का बैन, थोड़ा सोचेंगे, टाइम लेंगे। देन यहाँ पे ब्लिंकन ऑन फर्स्ट एशिया विजिट विल पुश बैक व्हेन चाइना यूजेस एग्रेशन, तो यूनाइटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, तो ये पहली बार मतलब कोई कैबिनेट का इतना प्रोमिनेंट लीडर अपनी पहली एशियन विजिट पे जा रहा है, और वो कहाँ पे गए, जापान में। तो जापान में ये बातचीत कर रहे हैं कि चाइना को मतलब मनमानी नहीं करने देंगे। तो ये क्वाड ग्रुपिंग के बाद अभी ये एक हो रहा है। देखिए क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो अभी ये समिट के बाद यहाँ पे ये समिट हो रही है इनके बीच में, और एक अलास्का में भी फिर बातचीत होगी जहाँ पे चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव से बातें करेंगे इन मतलब यूएस और चाइना के रिलेशन से रिलेटेड। और 2+2 जो फॉर्मेट है विद जापान्स फॉरेन मिनिस्टर, तो ये भी इनके साथ हुआ। बाकी ये इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। और ये इन्होंने बोला है कि जो ईस्ट चाइना सी या फिर जो साउथ चाइना सी है, तो वहाँ पे चाइना के जो अनलॉफुल मैरीटाइम क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी में, उस पर भी मतलब जापान के साथ वो बात करेंगे। Israeli experts announces discovery of new Dead Sea Scroll। तो आज के न्यूज़ आर्टिकल मेनली यही थे, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो, बल्कि उसमें था एक ये है जो सिप्री की जो रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुई थी ऑन आर्म्स इम्पोर्ट इन एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो मतलब इम्पोर्ट है वो कम हुआ है, ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहना है। और जो स्वीडिश थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, इसका ऐसा कहना है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, थिंक टैंक है क्या। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेड है किसको, जो कॉन्फ्लिक्ट की रिसर्च करे, आर्मामेंट्स की, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। ये 1966 को स्टॉकहोम जो स्वीडन की कैपिटल है यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। एंड ये डेटा प्रोवाइड करता है और एनालाइज करता है एंड रिकमेंडेशन देता है बेस्ड ऑन ओपन सोर्सेज टू पॉलिसी मेकर, रिसर्चर्स, मीडिया एंड द इंटरेस्टेड पब्लिक। एंड इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर आफ्टर सऊदी अरेबिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब जो आर्म इंपोर्ट करते हैं वो सऊदी अरेबिया है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। एंड यूएस वाज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर टू इंडिया इन 2011-15, लेकिन अभी 2016 से 20 के बीच में इंडिया आर्म्स इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस वर 46% लोअर, ठीक है, तो अभी ये कम हुआ है। और रशिया जो है वाज द लार्जेस्ट आर्म सप्लायर, तो फ्रांस एंड इसराइल वर द सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर इन 2016-20, ठीक है। तो इंडिया के जो आर्म्स इंपोर्ट्स हैं केम डाउन बाय थर्ड अबाउट 33%,
बिटवीन 2011, 15, 20। अब मेजर मतलब ये बताया हुआ है कि ये जो कम हुआ है इम्पोर्ट, तो इसका ये रीज़न है क्योंकि हमने देखो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने की ज़्यादा बात की गई है ना, उसको हम बूस्ट करना चाहते हैं। तो खुद की हम यही मैन्युफैक्चरिंग मतलब बहुत सारी चीज़ों की कर रहे हैं ऑलरेडी। तो सेल्फ रिलायंस है जो इंडिया का पुश, इस वजह से हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो 60% जो, तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें मेन, ठीक है। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट रेहाब और बारालाचा पास की बात की गई है। तो बारालाचा पास जो है, यहाँ पे पहली बार जो BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पे रीओपनिंग की बात की गई है बारालाचा पास की, जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये लेह लद्दाख से यहाँ पे कनेक्टिविटी रिस्टोर हो जाएगी। एंड बारालाचा पास इज़ अ हाई माउंटेन पास इन जास्कर रेंज, कनेक्ट्स लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश और जो लद्दाख में लेह डिस्ट्रिक्ट है उसको, ठीक है, लाहौल को लेह से कनेक्ट करता है। और लेह मनाली हाईवे पे ये है। इट द पास ऑल्सो एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द भागा रिवर एंड द यनम रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी पासेस हैं जैसे जोजिला, बुड़जिल, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो कौन कौन से पासेस कहाँ पे हैं, नाथुला कहाँ का है, ठीक है, और उत्तराखंड में कौन कौन से पास हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पे मैप में भी देख के बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिखना प्लीज़। सो प्रोजेक्ट रिहाब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, ठीक है। तो ये जो खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन है, उनका एक इनिशिएटिव है रिहाब। रिहाब मतलब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बी। तो ये एक सबमिशन होगा KYC नेशनल हनी मिशन का, और ये बी फेंसेस ये करेगा टू मतलब जो ह्यूमन हैबिटेशन पे एलिफेंट अटैक होते हैं, तो हनी बीज के थ्रू उसको सेव करेंगे, ठीक है। तो ये लॉन्च हुआ है कर्नाटका में कोडागू में। एंड इंटेल्स इंस्टॉलिंग बी बॉक्सेस अलॉन्ग द प्रेफरी ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो न्यूज़ में रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।